सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, बिहार में एक बार फिर से चुनाव की डुगडुगी बजी। यह जनता का चुनाव नहीं है, यह विधायकों का चुनाव है। विधायक जो विधान परिषद के सदस्य चुनते हैं। 9 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है और निश्चित तौर पर अब इसकी गहमा-गहमी बढ़ जाएगी। 18 जून को नतीजे आएंगे। जो पुराने सदस्य हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, उनमें से शायद ही कोई फिर से बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। देखिए, सम्राट चौधरी पहले से विधायक बन चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, भगवान सिंह कुशवाहा विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। तो एनडीए के भीतर बंटवारा कैसे होगा, यह समझने की बात है। जीतन राम मांझी ने भी एक सीट का दावा ठोक दिया है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि जो बंटवारा है वह बंटवारा बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी-आर के बीच ही होगा। एक सीट जो वायदे के मुताबिक आरएलएम को दी जानी है, दीपक प्रकाश को इसलिए ही मंत्री बनाया गया क्योंकि उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी को यह बात अच्छी नहीं लगी है। वह कह रहे हैं कि प्रॉमिस तो मेरे साथ भी है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच रिश्ते क्या हैं, यह भी हम और आप जानते हैं, पूरा बिहार जानता है कि इनके बीच खटराग है। तो विधान परिषद के चुनाव की गहमा-गहमी, एक सीट विपक्ष को मिलेगी। अब विपक्ष की सीट पर तेजस्वी यादव किसे भेजेंगे, यह देखने की बात होगी। सुनील सिंह, फारूक शेख या कोई और। देखिए, चुनौती वहां भी है क्योंकि आरजेडी के विधायकों पर संकट मंडरा रहा होता है। इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली में एक पार्टी दे रहे हैं अपने बेटे के जन्मोत्सव पर और कहा जा रहा है कि बिहार के विधायक, विधान पार्षद, सांसद तो बुलाए ही गए हैं, देश के अन्य राज्यों से भी विपक्ष के नेता बुलाए गए हैं। वहां गंभीर मंत्रणा होगी और विपक्ष की राजनीति पर लोग बातचीत करेंगे। तो विधान परिषद का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बनना है और बीजेपी से भी कई नामों की चर्चा चल रही है कि हाँ, इन्हें भेजा जा सकता है, उन्हें भेजा जा सकता है। इस बीच देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह अभी भी पूर्व उप मुख्यमंत्री लिखते हैं। अभी बिहार सरकार के काबीना मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, कद्दावर नेता हैं, बीजेपी के समर्पित नेता हैं। उनका दर्द फिर से छलका है। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मैं परीक्षा की तैयारी तो ठीक से ही करता हूं, लेकिन परीक्षा देते वक्त मेरा विषय ही बदल दिया जाता है और जो मुझे क्या कहें, जो विजय सिन्हा ने कहा कि बेईमान लोगों से पाला पड़ जाता है जहां जाते हैं। मतलब विभाग में जो जमे हुए प्राधिकारी हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग में, वह क्या कर रहे थे और उन्होंने किस तरीके की कराई की थी, यह देखने की बात है, यह समझने की बात है। पूरा बिहार जानता है। इस बीच सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार के प्राधिकारियों के लिए एक फैसला किया है कि देखिए, अब आप लोग इसे हम वैश्विक संकट से भी जोड़ सकते हैं और बिहार में पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी जोड़ सकते हैं। कि प्राधिकारियों को कहा गया है, हमें लगता है नेताओं को भी कहना चाहिए कि आप विदेश घूमने ना जाएं। आपको जो छुट्टी मिल रही है, आप बिहार में जो पर्यटक स्थल हैं, वहां आप घूमने जाएं और वहां रहें, 2 दिन 3 दिन रहें और वहां की तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर और वहां के अनुभव साझा करें। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अजीत जी बिहार विधान परिषद के चुनाव की। देखिए ज्ञानेश्वर जी, चुनाव कोई भी होता है तो वो उसमें कुछ खींचतान होती है, पुल्स एंड प्रेशर्स होते हैं सब तरफ से, वो हम लोग जानते हैं। विधानसभा लोकसभा के चुनाव में टिकटों के लिए मारामारी होती है और राज्यसभा एमएलसी की सीटें तो ऐसी होती हैं, वो डायरेक्ट टिकट होता है जिसमें आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, आप सीधे सदन में चले जाते हैं। तो इसके लिए ज्यादा खींचतान रहती है, ज्यादा पुल्स एंड प्रेशर्स रहते हैं और ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेज, मैनिपुलेशन, बार्गेनिंग, इन सब की गुंजाइश इसमें रहती है। तो इसलिए इसमें ज्यादा कम ही सीटें होती हैं, लेकिन इसमें दिलचस्पी ज्यादा रहती है, लोगों का नजर ज्यादा रहती है इस पर। अब देखिए, जैसे हम लोग इस मामले को देखें, 9 सीटें हैं, 9 में से एक हम लोग मान रहे हैं कि विपक्ष को सीट जाएगी, क्योंकि अगर आरजेडी की सीटें कुछ कम भी हो जाती हैं, कुछ उनके विधायक इधर उधर हो भी जाते हैं, तब भी इतना बंदोबस्त है कि 25 की संख्या पूरी हो जाए।
35 बिल्कुल अपोजिशन के पास 35 एमएलए हैं, तो अपोजिशन नहीं चाहेगा कि 35 एमएलए होते हुए भी 24 वोट दे करके एक सीट ना जीत सके। ऐसी स्थिति नहीं होगी हमको जी। लगता है। तो हम्म। ये भी संभावना है ज्ञानेश्वर जी की जितनी सीटें खाली हो रही हैं उतने ही कैंडिडेट आए और सब निर्विरोध चुन लिए जाए। ये भी संभावना, बिल्कुल। ये भी हो सकता है कि बीजेपी जेडीयू इलेक्शंस में नहीं जाना चाहे। हालांकि हम्म। मतलब अगर नीतीश कुमार सारे फैसले कर रहे होते तब तो हम लोग आज ये हम्म। गारंटी से कह देते कि चुनाव नहीं होगा, नीतीश कुमार कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट बिल्कुल। नहीं देने देंगे। लेकिन अब नीतीश जी। कुमार डिसीजन नहीं कर रहे हैं और बीजेपी कन्फ्रंटेशन बढ़ाने वाली पार्टी है, हर जगह फ्रिक्शन बढ़ाने वाली पार्टी है। उसको अगर 2 ही सीट है उसके पास, उसके बारे में हम लोग कहते हैं कि बाकी लोगों का सिद्धांत ये है कि अगर आपके पास एक कोर्ट है उसमें एक बटन टूट गया है तो आप कहीं से ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा हिसाब है, उसके पास एक बटन होगा तब भी वो कोर्ट की तलाश करने लग जाती है पार्टी को। जी तो अगर जी उसके जी। पास 2 4 5 एमएलए भी एडिशनल है तो वो सीट जीतने की कोशिश करती है। तो हम्म। बीजेपी क्या करेगी हम लोग नहीं कह सकते। नीतीश कुमार रहते तो कह सकते थे कि चुनाव नहीं होगा, सब निर्विरोध चुने जाएंगे। जी। चुनाव होता भी है तब भी विपक्ष को एक सीट चली जाएगी। अब उसके बाद बची हुई जो 8 सीटें हैं उनके बंटवारे का मसला है ज्ञानेश्वर जी। उसमें भी एक सीट बिल्कुल। तय है कि एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी को और एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को जाएगी। अब किसको वो लोग किसको देंगे वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और ऐसी स्थिति में ज्ञानेश्वर जी जीतन राम मांझी का जो क्लेम है वो कोई मिसप्लेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई आउट ऑफ द वे जाकर के कोई क्लेम कर रहे हैं। भाई उनकी वो जिस अपनी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं उसका 3% के करीब वोट है और उसके वो अकेले नेता है। उन्होंने पहले भी कहा था कि उनसे लोकसभा चुनाव में भी वादा किया गया था कि आपको 2 सीट देंगे, तो 1 ही सीट दी गई। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के समय कहा कि हमको राज्यसभा चुनाव का सीट का भी वादा किया गया था, तो नहीं मिली उनको। अब एमएलसी के चुनाव के समय भी वो कह रहे हैं कि हमसे वादा किया गया था। और ये भी याद करिए जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब वो ज्यादा सीट के क्लेमेंट थे कि उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी। इसके बावजूद उनको उतनी ही सीटें मिली जितनी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिली। तो और उनकी सीटें तो कम कर दी गई अजीत जी। पहले 7 का ऐलान हुआ, बाद में 6 कर दिया गया। तो पिछली बार तो ज्यादा सीट लड़े थे ना, पिछली बार 8 सीट लड़े थे। बिल्कुल। और उसके बाद सीटें इस बार 7 कह के फिर 6 कर दी गई। जितनी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीटें मिली, 1 लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली थी, 1 जीतन राम मांझी को मिली थी। दोनों को 6-6 सीटें विधानसभा में भी मिली लड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 राज्यसभा की सीट भी मिली और 1 एमएलसी की भी सीट मिल रही है। तो ये क्लेम तो जीतन राम मांझी का अपने गठबंधन के हिसाब से भी देखिएगा तो लेजिटिमेट क्लेम है कि उनको 1 एमएलसी की सीट मिलनी चाहिए। उनके बेटे को ऑलरेडी एमएलसी की सीट मिली हुई है, तो कह सकते हैं कि मान लीजिए कि वो उसी आधार पर बीजेपी उनको मनाएगी भी कि आपके बेटे का जब आएगा समय आएगा तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये एक संभावना है। और वो हो सकता है कि अभी कह रहे हैं आगे बगावत न करें, क्योंकि उनको भी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिला हुआ है, बेटे को प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिला हुआ है। तो उनको क्या इसको छोड़ना बड़ा जोखिम का काम, मतलब बड़ा मुश्किल का काम होता है छोड़ने का फैसला करना। हम लोग जब और बहुत सारी चर्चाएं हैं भी अजीत जी की। देखिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी का विभाग बदल सकता है, ललन सिंह का विभाग का वजन और अधिक बढ़ सकता है, बिहार के कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की डिसिप्लिन की चर्चा भी तो दिल्ली में चल ही रही है ना। चल रही है ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल चल रही है। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का पद तो मिला हुआ है जीतन राम मांझी को, और वो पद इतना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा उसके साथ सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। दिल्ली में टाइपेट का आपको बंगला मिलता है, कैबिनेट मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिलता है, विभाग ऊपर नीचे रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो छोड़ना मुश्किल है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि एक एमएलसी की सीट पर जीतन राम मांझी इतने नाराज हो जाए कि एनडीए छोड़ दें, मंत्री पद छोड़ दें, उनका बेटा छोड़ दे। ये नहीं होगा। लेकिन एक दबाव उनकी तरफ से रहेगा कि एक हमको भी मिलना चाहिए एमएलसी की सीट, जो नहीं मिलेगी। तो एक आरएलएम को, एक लोजपा को, अब बची हुई। और देखिए जीतन राम मांझी की इज्जत भी कर रहे हैं और यही सब कारण है। लेकिन पिछले दिनों पुलिस उपाधीक्षकों का, डीएसपी के तबादले हुए। जीतन राम मांझी के इलाके में एक डीएसपी थे जो चुनाव में इनके काम आए थे, चुनाव में ये शायद यही ले गए थे, तो उनका तबादला जो प्रक्रिया थी उसमें कर दिया गया। अब जीतन राम मांझी को बड़ा दुख हुआ कि भाई उनसे पूछे बिना, तो उन्होंने, खबर ये है कि राज्य सरकार में फोन किया और कहा भाई कि यदि हम एक डीएसपी भी नहीं रख सकते हैं तो फिर हमारा वजन क्या है, और जिसने हमारे लिए काम किया, अब यदि यहाँ हमारी मर्जी से नहीं कोई आएगा, बिना मुझसे उससे कुछ का तबादला हो जाएगा, तो जानते कैसी कृपा बरसी। अगले दिन जिस डीएसपी का तबादला हुआ था उस डीएसपी का तबादला रोक दिया गया। जी जी
हाँ, तो इतना सम्मान मिल रहा है, प्रधानमंत्री भी सम्मान देते हैं, राज्य सरकार भी उनकी बात सुन ही रही है। तो ये सब छोड़ना जी। थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए देखिए हम्म। जैसे ही आप मंत्री पद और दूसरी सुविधाएं, पर्क्स जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही आपकी हम्म। बार्गेनिंग की पावर कम हो जाती है, बार्गेनिंग की कैपेसिटी कम हो जाती बिल्कुल। है। तो आप नहीं कर सकते हम्म। हैं, आप भले दबाव बनाने के लिए कुछ भी कहें। तो वो हम्म। 2 सीटें मिलेंगी, एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा को और 1 सीट मिलेगी लोक जनशक्ति पार्टी को। अब बची हुई 6 हम्म। सीटों के बंटवारे की बात है ज्ञानेश्वर जी। अब एक जी। बाई इलेक्शन की सीट जो है वो मिल रही है, वो तो वो जेडीयू को तो नीतीश कुमार वाली सीट है, वो मिल जाएगी। हम्म। अब इस 6 में से क्या 3-3 का बंटवारा होगा या 4-2 का बंटवारा होगा? 4 बिल्कुल। सीटें जी। बीजेपी और 2 सीट जेडीयू। जेडीयू चाह रही है कि 3-3 हम्म। सीटों का बंटवारा हो, क्योंकि वो उनका कहना है हम्म। बाई इलेक्शन वाली सीट पर तो हमारा क्लेम है ही ना। जैसे बाई इलेक्शन हुआ एक सीट पर, मंगल पांडे वाली सीट पर, तो वहां वो चले गए अरविंद शर्मा, उनको एक सीट मिल गई। तो बाई इलेक्शन हम्म। वाली सीट बीजेपी की सीट थी, बीजेपी को गई, जेडीयू की सीट जेडीयू को गई। अब जो 6 सीटें हैं इसमें 3-3 का बंटवारा होना चाहिए। बीजेपी हम्म। चाह रही है कि 4-2 का बंटवारा हो, जेडीयू को 2 मिले और 4 सीटें बीजेपी को मिले, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि राज्यसभा में हम अपने कोटे से एडजस्ट किए हुए हैं। दूसरे लोगों को, खासतौर से उनका कहना उपेंद्र कुशवाहा को है कि हमने अपने कोटे से एडजस्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम्म। हमको विधान परिषद की सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए, 1 सीट। तो इस पर 1-2 दिन, जी। 3 दिन में ये बातें करके जेडीयू बीजेपी को तय करना है। मतलब जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और संजय झा तय करेंगे, बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार के ही हैं, तो उन सबकी राय से ये चीजें हो जाएंगी। 3-3 होता है या 4-2 होता है ज्ञानेश्वर जी, ये एक दिलचस्पी का मामला है, क्योंकि बिल्कुल। बीजेपी चाह रही है कि 4-2 हो। तो अब देखिए, आपके पास कोई खबर हो, इनपुट हो, तो इसमें ऐड कर सकते हैं कि 4-2 या 3-3 क्या होने की संभावना है। नहीं, 3-3 की संभावना अधिक लग रही है। और देखिए, जेडीयू के उम्मीदवार तो करीब करीब स्पष्ट हो गए हैं। जानकारियां आ ही रही है कि बिल्कुल। ललन प्रसाद, हम्म। जो ललन प्रसाद जिन्हें सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद उम्मीदवार बनाया गया था, नामांकन का पर्चा भी भर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल रखी थी। तो ललन प्रसाद के बारे में जानकारी ये है कि जो नीतीश कुमार अपनी सीट खाली किए हैं, राज्यसभा में गए हैं, उस उपचुनाव में उन्हें भेजा जाएगा। और निशांत कुमार जो है एक पूर्णकालिक सदस्य बनेंगे बिहार विधान परिषद के, मतलब 6 वर्षों के लिए। और दूसरे राजीव रंजन, जो राजीव कुमार सिंह है, जो तारापुर के विधायक हुए थे मेवालाल चौधरी के निधन के बाद उपचुनाव में, सम्राट चौधरी के लिए उन्होंने सीट छोड़ी 2025 के विधानसभा चुनाव में, वे जाएंगे। और किसी एक सवर्ण को, किसी राजपूत जाति के नेता को भेजा जा सकता है, यह चर्चा जेडीयू को लेकर है। और बीजेपी में भी कई नाम चल रहे हैं। बीजेपी से किसी एक ब्राह्मण को, भूमियार का कोटा खत्म हो गया है। यदि जेडीयू राजपूत भेजने को विचार कर रहा है तो फिर इधर से कोई संभावना नहीं बनती है। प्रेम रंजन पटेल की चर्चा चल रही। संजय मयूख पर ध्यान रखना होगा जी कि संजय मयूख बिहार विधान परिषद के लिए जाएंगे कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव जो होगा वहां वे उम्मीदवार होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की चर्चा अब तेज पकड़ती जा रही है कि प्रशांत किशोर स्वयं भी चुनाव लड़ सकते हैं, बांकीपुर का उपचुनाव। हाँ ज्ञानेश्वर जी, ये बात ठीक है। तो जेडीयू की बात तो समझ में आ रही है कि ललन प्रसाद, निशांत कुमार और राजीव कुमार सिंह, ये 3 तो लगभग तय लग रहे हैं। और ये तीनों आप देखिए, ये संयोग नहीं है, ये तो प्रयोग के तहत ये सब चीजें हुई हैं कि एक कोयरी धानुक, हाँ, एक कोयरी, एक कुर्मी, एक धानुक। ये तो जेडीयू की अपनी जो अपना कोर वोट है उसी हिसाब से ये चुने हैं, ये उम्मीदवार चुन रहे हैं। और मंत्रिमंडल में भी हम लोगों ने देखा था कि बिल्कुल इसी समीकरण के हिसाब से मंत्री बनाए गए थे जेडीयू के तरफ। 2-2 धानुक बनाए गए थे, शीला मंडल और दामोदर राउत। बिल्कुल 2-2 धानुक बनाए गए थे। तो वो उस समय भी मंत्रिमंडल में भी इस समीकरण का, और जेडीयू ने अपने कोटे से भी एक कुशवाहा बनाया था, जबकि कुशवाहा मुख्यमंत्री हो रहा था बीजेपी की तरफ से। जेडीयू ने अपने कोटे से भगवान सिंह कुशवाहा को मंत्री बनाया। तो ये मंत्री, और वही फॉर्मूला अभी एमएलसी में हम लोग देख रहे हैं कि कोयरी कुर्मी धानुक जेडीयू भेजेगी, और एक राजपूत आप कह रहे हैं वो हो सकता है। मतलब ये काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि ये एक फॉरवर्ड अगर एडजस्ट करना होगा जेडीयू को तो वो राजपूत करेगी, क्योंकि भूमिहार और आनंद मोहन ने सुर जो छेड़ रखा है ना, उसका भी दबाव है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कोई राजपूत नहीं है। उधर राज्यसभा की चर्चा शुरू हो गई है। और देखिए, अब कहा जा रहा है कि सुशील कुमार सिंह को हराया गया, आरके सिंह को हराया गया, ये तमाम बातें चल रही हैं। तो बीजेपी और जेडीयू देखिए, किसी राजपूत नेता को भेजकर राजपूतों के भीतर जो बातें चल रही है उसे थोड़ा उस पर पानी डालने की कोशिश होगी। बिल्कुल। और अभी तो नए सिरे से, और आनंद मोहन की बातों के बाद, उनके बयान, उनके बगावती तेवर के बाद, तो और भी ये जरूरी हो गया है कि आप उसको, राजपूत समुदाय को, समाज को, के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करें। और वैसे भी भूमिहार का कोटा तो आपने ऑलरेडी एक भरा हुआ, एक उप मुख्यमंत्री भी है, केंद्र में मंत्री भी है, तो जेडीयू के तरफ से कोई ऐसी मारामारी नहीं है।
तो एक राजपूत दे सकते हैं, और दूसरी तरफ आपने जैसा कहा कि ब्राह्मण एडजस्ट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कायस्थ को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बनाया हुआ है, तो उसके लिए कोई ज्यादा बीजेपी को सोचने की जरूरत हाँ, नहीं। क्योंकि मंगल पांडे के विधायक बनने के बाद बिहार विधान परिषद में कोई ब्राह्मण नहीं रह गया है, इसलिए ब्राह्मण की बात शुरू हो गई है। हाँ, तो वो बीजेपी अपने कोटे से दे करके उसको भी कंपनसेट कर देगी। तो ये मोटे तौर पर फॉर्मेशन है। नाम तो जो आएंगे सो हम लोग बात इसमें कर ही लेंगे, ये फॉर्मेशन है। तो 3-3 का होने की ज्यादा संभावना हमको भी इसलिए थी क्योंकि एक तो ये बात भी हो रही थी, कई लोगों ने, जेडीयू के लोगों ने भी कहा कि राजीव रंजन ने तो उस बीजेपी के लिए सीट छोड़ी थी और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, तो ये तो बीजेपी को एक इसका बड़ा लाभ हुआ, बीजेपी को कुछ देना चाहिए है जेडीयू को इसके बदले में। तो ये चीजें भी चल रही हैं। तो 3-3 का बंटवारा अगर होता है तो फिर ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक फॉरवर्ड राजपूत जेडीयू से भी हो सकता, एक होगा, और एक ब्राह्मण बीजेपी के तरफ से होगा। फिर बीजेपी अपने हिसाब से, अब अगर प्रेम रंजन पटेल को बीजेपी भी बनाती है तो ये फिर हेविली जो है ये कोयरी कुर्मी धानुक वाले समीकरण के तरफ टिल्ट हो जाएगा, इक्वेशन जो है। चूंकि आप देखिए ऑलरेडी आरएलएम से भी आ रहे हैं दीपक प्रकाश, वो भी कोयरी हैं, तो कोयरी कुर्मी धानुक इस 10-9 में से हमको लगता है 50% सीटें उनकी तरफ चली जाएगी। तो बीजेपी का इसका भी ध्यान रखना होगा कि बाकी मतलब जो चीजें दिख रही हैं एकदम उस तरह का वो बैलेंस करें या एक तरफ से पलड़ा झुका हुआ रहे। ये एक बैलेंस बनाने की बात होती है, वो करना होगा बीजेपी को। जी तो देखिए बीजेपी को करना होगा, लेकिन देखिए दिलचस्पी ये होगा कि एलजेपी से चिराग पासवान किसको भेजेंगे। 4 नाम चल रहे हैं, हुलास पांडे, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, वेद प्रकाश पांडे, अशरफ अंसारी, या चिराग पासवान को नया नाम लाकर सबको चौंका देते हैं। यह भी देखने की बात होगी, क्योंकि आपने प्रारंभ में ही कह दिया है कि यह सुनिश्चित जीत वाली सीट होती है, विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं, और इसमें कौन कौन सा खेला होता है, पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, यह भी सभी को पता है। बिल्कुल बिल्कुल पता है। तो यही 2 चीजें होंगती हैं ज्ञानेश्वर जी। या तो पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोग इतने वर्षों से देख रहे हैं कि एमएलसी, राज्यसभा, जो एकदम पार्टी के लिए कमिटेड लोग होते थे, जो जमीनी नेता होते थे, उनको भेजा जाता था। ऐसा कम होता था कि कोई बड़ा नेता अपने परिवार के किसी को भेज दे। ये तो बिल्कुल ही नहीं होता था कि पैसा लेकर के किसी को भेजा जाए। ये सब चीजें बिहार की राजनीति में नहीं होती थी ज्ञानेश्वर जी। और बिहार का चुनाव हमेशा सबसे कम खर्चे वाला चुनाव होता था, चाहे असेंबली का चुनाव हो या लोकसभा का। लेकिन अब सारी चीजें सब जगह बदल गई हैं, तो बिहार में भी सारी चीजें बदल गई हैं। पहले बड़े नेता जाते थे, जमीनी नेता जाते थे। अब 2 ही क्राइटेरिया है ज्ञानेश्वर जी, या तो परिवार का जाएगा, मतलब बीजेपी की छोड़ दे, बीजेपी बड़ी पार्टी है, जेडीयू भी अब काफी हद तक बड़ी पार्टी ही हो गई है, या नीतीश कुमार का अपना एक तरीका रहा है। अन्यथा 2 ही क्राइटेरिया है कि या तो पैसे वाला जाएगा या परिवार का जाएगा। यही 2 क्राइटेरिया है, इसके अलावा दूसरा कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया है एमएलसी और राज्यसभा के लिए। तो अब ये चिराग पासवान किस क्राइटेरिया पर जाते हैं? कोई अमीर व्यापारी, कोई बिजनेसमैन, कोई अमीर आदमी जाता है, या परिवार का कोई व्यक्ति जाता है? वेद प्रकाश पांडे भी ब्राह्मण है, लेकिन परिवार से ही किसी तरह से कनेक्टेड है वो। तो बिल्कुल, तो वो जाते हैं या कोई दूसरा लेके आते हैं, लेकिन क्राइटेरिया यही होगा ज्ञानेश्वर जी कि अमीर व्यक्ति होगा या फिर परिवार का व्यक्ति होगा। जो आपने पहले एक बात हम लोगों ने आपने कही, वो रह गया संजय मयूख के लिए को या तो एमएलसी बनाना होगा या उनको चुनाव लड़ाना है। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में उनकी एक उपयोगिता बन गई है, उनका एक प्रशिक्षण जो हुआ है मीडिया को लेकर के, और वो पुराना था। जब पहले वो 2 बार दिल्ली रहे, एक पहला राउंड जब दिल्ली का था तभी मीडिया का काम देखते हैं, दोबारा जब आए लौट के बिहार से तब भी मीडिया का काम देखते हैं। देखिए अनिल बलूनी जो हैं वो प्रभारी हैं मीडिया के, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, संजय मयूख सह प्रभारी हैं। तो अनिल बलूनी का कितना ध्यान रखा गया? उनकी सेहत बीच में खराब थी, काफी लंबे समय तक इलाज चला, फिर भी वो बने रहे, उनको राज्यसभा भेजा गया, और फिर मौका आया तो लोकसभा चुनाव लड़के आए हैं। तो उनको जिसका प्रशिक्षण हुआ, जिसको आपने ट्रेंड किया है किसी काम में, जिनका एक्सपर्टीज बनाया है, उनको बीजेपी नहीं छोड़ती है। तो एक एक्सपर्टीज बनी है संजय मयूख की, तमाम पत्रकारों के साथ दिल्ली की मीडिया में और दूसरे लोगों के साथ पार्टी कार्यालय में कोऑर्डिनेशन उनका बना हुआ है। तो उनको रखना तो है ज्ञानेश्वर जी, तो रखना है तो आप एमएलसी बना के रखेंगे या उनको माखीपुर का टिकट देंगे? तो एक तो वो रहेंगे ये, इसलिए उनको ये अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी, जो हमको नहीं लगता है कि होगा। उनको एडजस्ट करेगी पार्टी। बिल्कुल। तो देखिए ये तो एनडीए की बात हो गई। अब आइए देखिए महागठबंधन, मतलब राजद की ओर से उम्मीदवार कौन होगा? सुनील सिंह, फारूक शेख या कोई और? देखिए सुनील सिंह कौन है, फारूक शेख कैसे बने थे, बम्बैया फारूक शेख हैं, और क्या क्राइटेरिया होता है? इस बीच तेजस्वी यादव दिल्ली में बड़ी पार्टी दे रहे हैं अपने बेटे के जन्मोत्सव के अवसर पर। तो तेजस्वी यादव के सामने चुनौती होगी, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में
25 से विधायक घटकर 24 हो गए थे, एक फैसल रहमान गायब हो गए थे। फैसल रहमान दिल्ली वाली पार्टी में आते हैं कि नहीं आते हैं, और कौन कौन विधायक गायब तो नहीं रहते, यह भी नजर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि विधायकों की संख्या कम हुई, चुनाव जीत भी गए, एक बन भी गया, तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि आपने पहले ही कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बटन मिल जाए तो कोर्ट तलाशती है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो ये अब इनके साथ दुविधा क्या है, कायदे से ज्ञानेश्वर जी सुनील सिंह को भेजना चाहिए उनको, वो एक कमिटेड आदमी है, उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, उनके साथ रहे हैं, उनको भेजना चाहिए। लेकिन उसमें समस्या क्या है कि इनके विधायक वल्नरेबल हैं, कांग्रेस के सारे विधायक वल्नरेबल हैं, वो कोई भी भाग सकता है कहीं भी, उनके 3 तो भाग ही गए थे। तो बाकी कांग्रेस का साथ रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात यह भी चल रही है कि सुनील सिंह के बरबोलेपन के कारण रिश्ते में इतने खटास आ गए हैं, जिसके कारण लालू परिवार को ज्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि सुनील सिंह अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सीधे चैलेंज करते हैं, और इस तरीके से चैलेंज करते हैं कि वो परेशानी का सबब बन जाता है। दूसरे जो मुकदमे हैं लालू परिवार पर, वह ज्यादा तिरछी नजर हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है ज्ञानेश्वर जी, और उसमें हम जो पॉलिटिकल एंगल जो बता रहे थे नंबर्स का, वो नंबर्स भी ऑड हो सकते हैं उनके लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कि इनके आरजेडी के 2-4 एमएलए गायब हो जाते हैं और कांग्रेस वाले 4 गायब हो जाते हैं, तो सारी निर्भरता कांग्रेस के 2 मुस्लिम एमएलए और ओवैसी के 5 मुस्लिम एमएलए पर चला जाएगा। तो ये अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इनके लिए ज्यादा सेफ तो ये होगा कि आप मुसलमान कैंडिडेट देते हैं, तो ये 7 वोट आप सुनिश्चित कर लेंगे कि मुस्लिम आपको मुसलमान एमएलए जो है ओवैसी का वोट और कांग्रेस का वो बिना कहे आपको मिल जाएगा। तो राज्यसभा में भी भूमियार को देंगे और विधान परिषद में भी राजपूत को देंगे। देखिए, तो M22 समीकरण वाले तो चिंतित होंगे ही होंगे। तो इसलिए वो इनके लिए मुश्किल का काम हो जाएगा, नंबर्स भी जुटाने मुश्किल हो जाएंगे। एक तो जो समस्या आपने बताई वो समस्या भी है, और दूसरी समस्या नंबर्स की है कि नंबर्स भी आपके हो सकता है नहीं पूरे हों, क्योंकि तब आप अब ये संभावना हो सकती है ज्ञानेश्वर जी, अभी तो सबसे पहले यही देखना होगा कि बीजेपी को और अतिरिक्त कैंडिडेट देने की तो नहीं सोच रही है, कि बीजेपी को अतिरिक्त कैंडिडेट अगर देने की सोचती है तब तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा मामला। तब तो इसका मतलब कि ऑपरेशन लोटस वहां हो चुका होगा जब देगी बीजेपी, तो इसका मतलब कि आरजेडी में भी टूट है, कांग्रेस में भी टूट है, सब टूट फूट है, सब जगह से गड़बड़ है। और उसके बाद बीजेपी अगर बराबर फर्स्ट प्रेफरेंस का दिला दे, तो बीजेपी के पास सेकंड प्रेफरेंस का इतने वोट हैं कि वो जीत जाएगा इनका कैंडिडेट, जो हम लोगों ने राज्यसभा में भी देखा। निश्चित बिल्कुल। तो ये भी देखना होगा, अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट ले आती है, अतिरिक्त कैंडिडेट आता है बीजेपी के समर्थन से, कोई निर्दलीय ही आता है, तो आरजेडी को अपनी स्ट्रेटजी अलग से बनानी होगी। आरजेडी को अभी सबसे अच्छी बात क्या होती है ज्ञानेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि देश भर के दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भी आएंगे, अपना ईगो छोड़ करके उनको ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या खुद ओवैसी हैं उनसे बात करनी चाहिए है, और कांग्रेस के नेताओं से बात करनी चाहिए है कि भाई हम लोग 35 लोग हैं और मिल करके हम लोगों को एक सीट जितानी चाहिए, या मिल करके हम लोग को फ्लोर कोऑर्डिनेशन या जमीनी लड़ाई की तैयारी, ये सब हम लोग को मिल के करना चाहिए। महंगाई की टोटल तो 41 है जी, टोटल 41 है जी, ओवैसी की पार्टी को भी जोड़ दे तो पार्टी को जोड़े तब 41 होता है। 35 तो एकदम महागठबंधन है, मतलब 35 तो इंडिया ब्लॉक है, महागठबंधन जो बिहार में कर, और 6 उनके हैं। तो ये 41 लोग अगर एकजुट होकर के करें तो एक प्रेशर डाल सकते हैं सरकार के ऊपर। भाई 5 है ओवैसी के, 1 हो जाते हैं बसपा के। हाँ, 1 बसपा के हैं, ठीक बात है। और एक वो भी हैं अपने आईपी गुप्ता भी हैं जी। तो उन आईपी गुप्ता को लेकर के हमको लगता है ये पूरा महागठबंधन 35 का है ना, महागठबंधन 35 का है। बिल्कुल 35-5-1। हाँ, 35 महागठबंधन है और 5 ओवैसी के हैं, 1 बसपा का है। तो ये अगर 41 लोग, हम बसपा को नहीं जोड़ रहे हैं, 41 लोग अगर एक साथ आते हैं तो सरकार के ऊपर इनका ज्यादा दबाव होगा, मतलब असेंबली की कार्यवाही गतिविधियों में, असेंबली की कार्यवाही में भी और ऐसे भी बाहर भी। तो ये अगर अभी किसी बड़ी योजना के तहत तेजस्वी यादव कांग्रेस और लेफ्ट और ओवैसी इन सबसे बातचीत करके एक कोऑर्डिनेशन अभी पहले से बनाना शुरू करते हैं, तो एक सीट जीतने की संभावना ज्यादा रहेगी। लेकिन ये देखना होगा, उसी हिसाब से उनको कैंडिडेट तय करना होगा, और ये देखना होगा कि बीजेपी कैंडिडेट देती है कि नहीं, कोई अतिरिक्त कैंडिडेट आता है कि नहीं नॉमिनेशन करने। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, यह विधान परिषद के चुनाव की बात हो गई। अब चलते हैं विजय कुमार सिन्हा, जो कृषि मंत्री हैं, पहले डिप्टी सीएम थे। उनका दर्द कि मैं परीक्षा की तैयारी तो ठीक से ही करता हूं, लेकिन जब परीक्षा देने की बारी आती है तो सब्जेक्ट बदल जाता है और बेईमानों से ही मुझे पाला पड़ता है। तो विजय कुमार सिन्हा का दर्द अभी मिटा नहीं है अजीत जी। देखिए, कृषि विभाग में भी वह कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो दर्द है ना, वह दर्द अभी बना हुआ है।
देखिए, उन्होंने जो कहा इसका यही मतलब है, सिंपल जो आप बता रहे हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कोई जी। मतलब रीड करने के लिए छोड़ा नहीं कि कोई आप इसका भावार्थ हुँ, निकालिए। इसमें कोई भावार्थ हुँ, नहीं, उन्होंने तो डायरेक्टली कहा सामने से कि हम तैयारी करते हैं मन लगा करके, और परीक्षा के समय सवाल ही दूसरा आ जाता है। तो उन्होंने हुँ, तो खुल करके कही अपनी बात, और इसका मकसद सिर्फ इतना बताना था कि विभाग बदले जाने से वो खुश नहीं है। हालांकि जी। अभी जो उनको विभाग मिला है वो बड़ा विभाग है। कृषि मंत्रालय हुँ, बड़ा मंत्रालय होता है, और कृषि मंत्री बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में। लेकिन उनको अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी, इसलिए उन्होंने विभाग का, और ये एक विभाग का नहीं हुआ ज्ञानेश्वर जी, दूसरे वो हुँ, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो उससे भी उनको हटाएगा। बिल्कुल। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से हटे और भूमि भू राजस्व और उसमें निबंधन में गए, फिर भूमि सुधार हाँ जी। वहां से हटे तो फिर अब कृषि में चले गए। तो दो दो मंत्रालय बदलेगा, उसका दर्द है, उनको ये जाहिर करना था। और एक वो भी, जी। हमको ये भी लग रहा है कि वो पार्टी के नेताओं को एक लगातार मैसेज देते रहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको हुँ, मतलब फॉर गारंटेड न लिया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। तो ये इस हुँ, ध्यान तो रखा ही गया, नहीं तो मंत्री नहीं बनते तो क्या हो जाता, मंगल पांडे जैसे बड़े नेता मंत्री नहीं बने। तो ऐसा तो था नहीं कि बिल्कुल। नहीं बनते तो दूसरा कोई नेता नहीं था। इसके बावजूद रखा गया, तो उसमें कहीं ना हुँ, कहीं उनकी राजनीति का भी हाथ है ज्ञानेश्वर जी। वो जो लगातार हुँ, चुनाव के बाद से जिस तरह की राजनीति की, जितने एक्टिव रहे, जिस तरह की उन्होंने बातें कही, उन सब का भी असर रहा। तो कई बार ऐसा होता है, जो हम लोग बचपन से मतलब कहावत सुनते हैं ना, कि जो बच्चा रोता है उसी को दूध मिलता है, माँ उसी को दूध देती है, नहीं रोने पर नहीं मिलता है। तो ये एक जी। एक जो वार कराई जिसको बोलते हैं, वो ये करते रहेंगे। विजय सिन्हा एक उनका एक ये चलता रहेगा, सबकी पार्टी को भी ध्यान रहे। लेकिन एक बात और है ना अजीत जी, कहा जाता है भाजपा के बारे में कि देखिए ये अटल आडवाणी की भाजपा नहीं है, ये मोदी और शाह की भाजपा है। यहाँ अधिक बोलना और यहाँ अधिक मन की बात कर देना, मन की बात करने की छूट जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली हुई है। यदि आप मन की बात जिसमें टीस हो, पीड़ा हो, दर्द हो, यदि आपने खुले तौर पे बयां करना शुरू किया तो नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये दोधारी तलवार है। लेकिन अभी तक जी। उन्होंने जो किया है वो उनको पे करता आया है। देखिए, नहीं हुँ, तो इस बार उप मुख्यमंत्री पद से हट रहे थे, वो तो मंत्री नहीं बनाए जा सकते, 50-50 पर था खेल उनका। लेकिन उन्होंने जितनी हुँ, दिल्ली की दौड़ की, जिस तरह के बयान दिए, उसके बाद से लगा कि नहीं, फिर उनको बना दिया गया। क्योंकि जो दिल्ली हुँ, बीजेपी के लोग भी हैं, जो आला नेता, उनको भी बिहार के मामले में थोड़ी सावधानी ज्यादा बरतनी होती है बिहार के मामले में उनको। तो जी। वो इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं विजय सिन्हा। वो पार्टी के नेताओं को उस पर रखेंगे, हुक पर रखेंगे, वो उनको कंफर्टेबल नहीं होने देंगे। ये हमको हुँ। लग रहा है, उनकी बातों से अपनी नाराजगी बताते रहेंगे, निराशा बताते रहेंगे, अनलेस कि बुला करके उनको ना कह दिया जाए कि चुपचाप काम करिए, ज्यादा मत करिए ये सब। चलिए, नाराजगी और निराशा बताते रहेंगे। चलिए, अब देखिए सम्राट चौधरी ने कहा है बिहार के अधिकारियों को, पदाधिकारियों को कि विदेश मत जाइए घूमने के लिए, सरकारी खर्चे पर विदेश जाने की छूट नहीं मिलेगी। और देखिए उन्होंने यह भी कहा कि आप जो हैं, आप बिहार के ही जो पर्यटक स्थल हैं, अब बिहार में कितने पर्यटन स्थल हैं, देखिए आप बोधगया की बात कर लें, आप राजगीर की बात कर लें, उधर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात कर लें, इसके अलावा तो देखिए बाकी जगह बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। तो अधिकारी पदाधिकारियों को कहा गया है कि आपको जो घूमने के लिए छुट्टी मिलती है और जो पैसे मिलते हैं, टीए डीए मिलते हैं, वह बिहार में ही, और यहीं घूमिए, यहीं फील कीजिए, और जो आप देखते हैं, जो आपने अनुभव किया। अब देखिए अधिकारी पदाधिकारी हैं तो जो अनुभव साझा करेंगे वो निगेटिव तो नहीं कर पाएंगे, हाँ कुछ सलाह की बात कर लेंगे, विभाग के भीतर कुछ और बताएंगे, पब्लिक में कुछ और बताएंगे, क्योंकि अब विदेशी इन्फ्लुएंसर्स भी बुलाए जा रहे हैं बिहार की ब्रांडिंग के लिए। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि बाहर घूमने मत जाइए, बिहार में ही घूमिए। देखिए, इस पर ज्ञानेश्वर जी। जी जरा हमारी राय थोड़ी अलग है। ये एक तो क्या जी। है कि हम ये क्या कहावत आपने भी सुनी होगी, वो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। तो मान लीजिए कि हम्म। 100, 200, 500, 1000, 2000 अधिकारी कर्मचारी बिहार का कहीं घूम ही आएगा, तो उससे बिहार का टूरिज्म नहीं हम्म। बढ़ जाएगा। वो सोशल मीडिया में हम्म। कुछ प्रमोट करेगा तो उसका असर कुछ हो सकता है। आप ये इसमें हम्म। दो बातें समझने की जरूरत है। एक तो सरकार जो उनको एलटीसी देती है, वो कोई सरकार की कृपा नहीं होती है, वो उनके सर्विस के रूल में है, उनका राइट होता है कि वो उनको मिले। अब किसी दिन तो जी। कोई सरकार ऐसा कह सकती है कि आपको जो डीए बढ़ा के देते हैं उससे आप सरकारी सामान खरीदिए, नहीं तो नहीं मिलेगा डीए, ऐसा नहीं होता है ना। या आपको जो वेतन दे रहे हैं उस वेतन को आप यहीं खर्च करिए। तो वो उनका जी। उनके राइट है, उनके अधिकार हैं जो उनको मिलते हैं। हम्म। चाहे वेतन हो, टीए डीए हो, दूसरा भत्ता हो या एलटीसी हो, ये उनके राइट्स हैं। वो 2 साल काम करते हैं तो उनको एलटीसी मिलता है, तो उसको वो हम्म। जहां चाहे वहां खर्च कर सकते हैं। ये उनको छूट है, ये उनका राइट्स है।
और दूसरी बात क्या है, बिहार में ज्यादातर अधिकारी जो मान लीजिए पुराने हो गए 10-20 साल जिन्होंने नौकरी कर ली है, वो तो नौकरी के क्रम में ही सारी चीजें घूम चुके होंगे बिहार में, तो अब कहाँ फिर घूमने जाएंगे 10 वो कहाँ कितना घूमेंगे। जब कोई आदमी मान लीजिए 25 साल से नौकरी कर रहा है तो ट्रांसफर पोस्टिंग में ही 10 जिलों में वो रह चुका होगा, आसपास की सारी चीजें वो देख चुका होगा। तो वो बाहर जाए घूमने, भाई बाहर भी जाएगा तो देश का ही टूरिज्म प्रमोट करेगा ना, विदेश जाने की अलग बात है। मान लीजिए वो भी प्रधानमंत्री ने भी रिक्वेस्ट किया है, सिर्फ आप आदेश नहीं पारित कर सकते हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री चाहे तो लोगों को विदेश जाने से रोक भी सकता है, आदेश भी जारी हो सकता है कि नहीं जाएंगे, लेकिन अनुरोध किया गया, आप अनुरोध कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग बार बार ये कहते थे, पहले भी हम लोगों ने कहा था कि आप अच्छे सरकारी स्कूल बने, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल को बंद कर दें, या अच्छा सरकारी हॉस्पिटल हो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट अस्पताल को बंद कर दें। आप उससे एक बड़ी लंबी रेखा खींचिए, आप ये कोशिश करिए बिहार में टूरिज्म को इस तरह से डेवलप करिए कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देश से लोग आए घूमने। बिहार का आदमी घूम ही रहा, घरेलू टूरिज्म तो होता ही है ज्ञानेश्वर जी। आजकल आप देखिए ना, हमारे यहाँ का आदमी, अगर मान लीजिए हमारे जिले का कोई आदमी सोमेश्वर नाथ धाम जाता है अरे राज, तो वो भी उसका घूमना ही है, वो भी हम लोग यहाँ पर्यटन थोड़े होता है, हम लोग यहाँ लोग तीर्थाटन करते हैं, तो तीर्थाटन होता है। अगर किसी हमारे जिले का आदमी मुजफ्फरपुर जाता है गरीबनाथ के दर्शन करने, या कोई केसरनाथ का दर्शन करने जाता है, या कोई सोमेश्वर नाथ के दर्शन के लिए जाता है, दरभंगा में कोई श्यामा मंदिर जा रहा है, तो ये घूमना ही है, लोग जाते ही हैं। और उस नाते अधिकारी लोग भी जाते हैं घूमने, ऐसा नहीं अधिकारी लोग कहीं बाहर के हैं, सबके घर में जो धार्मिक कार्यक्रम होता है वो ऐसी धार्मिक जगहों पर होते हैं, लोग जनेऊ के लिए और मुंडन के लिए मंदिरों में जाते हैं, वो लोग जाते रहते हैं, घूमना फिरना भी होता रहता है। टूरिज्म को जरूरत यह है, बिहार में टूरिज्म की बड़ी संभावना है, जो हम एक दिन और कह रहे थे, और हम लोग एक दिन एक पूरा प्रोग्राम बिहार के टूरिज्म की संभावना पर कर सकते हैं, जिसमें कैसे हिस्टोरिकल टूरिज्म को आपको प्रमोट करना है, ऐतिहासिक चीजों को, आजकल उसके प्रति लोगों की जो लगन है, लोग ललक है उसको जानने की, लोग इतिहास जानने के लिए आ सकते हैं, धार्मिक पर्यटन के लिए आ सकते हैं, प्राकृतिक पर्यटन के लिए आ सकते हैं। आप दूसरी चीजों को डेवलप करिए। पूरा भारत जो है ज्ञानेश्वर जी मेडिकल टूरिज्म का हब बन गया है, दुनिया भर के लोग इलाज कराने भारत में, क्योंकि यहाँ सस्ता इलाज होता है। तो आप बिहार में तरह की व्यवस्था करिए ना, आप मेडिकल टूरिज्म है, आप रिलीजियस टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है, बिहार में बड़ी संभावना है, उसके लिए बड़ी कोशिश करनी चाहिए। प्रतीकात्मक चीजें भी अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ी कोशिश होनी चाहिए। तो चलिए देखिए, बड़ी कोशिश करनी चाहिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और विधान परिषद का चुनाव दिलचस्प होगा, यदि बीजेपी एक और उम्मीदवार दे देता है तो फिर परेशानी बढ़ेगी, और इसका आशय होगा कि ऑपरेशन लोटस की तैयारी पहले की जा चुकी है। फिलहाल हम लोग इसकी चर्चा करते रहेंगे, पता करते रहेंगे, सबसे पहले बताएंगे उम्मीदवार हुए कौन। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।